Welcome to today's The Hindu 21st April analysis presented by Thoughtrise Digital. कल्पना कीजिए कि एक परीक्षा मतलब सिर्फ एक परीक्षा न रहकर किसी की पूरी पहचान बन जाए। हाँ बिल्कुल, इतनी कि आपकी सफलता या विफलता सीधे तौर पर मतलब एक इंसान के रूप में आपकी कीमत तय करने लगे। इस मनोवैज्ञानिक स्थिति को ना आइडेंटिटी फ्यूजन कहा जाता है, जो आज लाखों सिविल सेवा उम्मीदवारों की वास्तविकता है। ऑलराइट, लेकिन देखिए ये स्थिति रातों रात तो नहीं बनी है। इसके पीछे एक पूरी प्रशासनिक और औपनिवेशिक विरासत है। तो आज की इस गहन चर्चा में हम सत्ता और व्यवस्था के उसी विशाल तंत्र को डीकोड कर रहे हैं। मतलब हम ये देखेंगे कि कैसे चुनावी तंत्र की जमीनी खामियों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और अर्थव्यवस्था की नसें आपस में उलझी हुई हैं। और ये जो आइडेंटिटी फ्यूजन वाला पॉइंट है ना, ये वास्तव में हमारे पूरे प्रशासनिक ढांचे की मानसिकता को दर्शाता है। आज का हमारा ये विश्लेषण सिर्फ अलग अलग घटनाओं का संकलन नहीं है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब व्यवस्था के एक हिस्से में, चाहे वो पंचायत स्तर का चुनाव अधिकारी हो या हॉर्मुज़ डमरू मध्य में कोई कूटनीतिक तनाव, वहां कोई कंपन होता है, तो उसका असर हमारे उद्योगों, हमारे पर्यावरण और अंततः हमारी नीतियों पर कैसे पड़ता है। तो इसी प्रशासनिक तंत्र की सबसे बुनियादी इकाई से शुरुआत करते हैं, मतलब हमारी मतदाता सूची। उड़ीसा में इलेक्टोरल मैपिंग के दौरान करीब 9.8 लाख मतदाताओं के नाम काट दिए गए। और दिलचस्प बात यह है कि बूथ लेवल अधिकारियों ने कोई फील्ड विजिट ही नहीं की। मतलब एक बंद कमरे में बैठ के लिस्ट अपडेट हो गई। बिल्कुल, ये तो कुछ ऐसा है जैसे किसी बड़े आयोजन की अतिथि सूची को अपडेट किया जा रहा हो, ये जाने बिना कि कौन सा मेहमान अब उस शहर में रहता भी है या नहीं। एकदम सही। ये अतिथि सूची का रूपक ना एकदम सटीक है। और जब जमीनी स्तर पर प्रशासनिक मशीनरी इस तरह से काम करती है, तो चेक एंड बैलेंस के लिए न्यायपालिका को उतरना पड़ता है। पश्चिम बंगाल का ये उदाहरण ले लीजिए। अच्छा, वहां क्या हुआ? वहां सुप्रीम कोर्ट ने 19 अपीलीय न्यायाधिकरणों के कामकाज पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। राज्य में एक विशेष गहन संशोधन अभियान चला था। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। राइट। तो इसके बाद जिन लोगों को मतदाता सूची से बाहर किया गया, उनकी अपीलों को सुनने के लिए ये ट्रिब्यूनल बनाए गए थे। सुप्रीम कोर्ट का यह हस्तक्षेप स्पष्ट करता है कि लोकतंत्र में चुनाव की जो प्रक्रिया है ना, वो भी चुनाव के परिणाम जितनी ही पवित्र होनी चाहिए। सही बात है। और जब हम राज्यों की प्रशासनिक प्राथमिकताओं की बात करते हैं, तो ये विविधता कानून निर्माण में भी साफ दिखती है। जैसे पंजाब सरकार ने एक नया अधिनियम अधिसूचित किया है, जिसके तहत पवित्र ग्रंथ की बेअदबी के लिए आजीवन कारावास और 25 लाख रुपए तक के जुर्माने का कड़ा प्रावधान है। और वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ में यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा तैयार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन की दिशा में कदम बढ़ाया जा रहा है। हाँ, दोनों राज्यों की दिशा एकदम अलग है। बिल्कुल, ये भारत के संघीय ढांचे की वास्तविकता है। हर राज्य का अपना एक जनसांख्यिकीय और सांस्कृतिक ताना बाना होता है, और विधायिका उसी के अनुसार प्राथमिकताएं तय करती है। लेकिन जब यही राजनीति और नीतियां राष्ट्रीय स्तर पर टकराती है ना, तो समीकरण बहुत जटिल हो जाते हैं। और ये टकराव महाराष्ट्र में साफ दिख रहा है। वहां जो सत्ताधारी महायुति गठबंधन है, उन्होंने एक जनसंपर्क अभियान शुरू किया है, जिसका लक्ष्य महिलाओं से 1 करोड़ हस्ताक्षर इकट्ठा करना है। संसद में महिला आरक्षण बिल और परिसीमन बिल के रोके जाने के विरोध में। राइट। हाँ बिल्कुल, परिसीमन का मुद्दा वैसे भी बहुत संवेदनशील है, क्योंकि जनसांख्यिकीय बदलावों के कारण राज्यों के बीच संसद में प्रतिनिधित्व को लेकर एक गहरी बहस छिड़ी हुई है। ऐसे में महिलाओं को लामबंद करना एक बहुत बड़ी राजनीतिक रणनीति है। और राजनीति के इस भारी शोरगुल के बीच न्यायपालिका को अपनी तटस्थता बनाए रखने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। दिल्ली उच्च न्यायालय का वो मामला देखिए, जहां एक न्यायाधीश ने खुद को पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़े उत्पाद शुल्क नीति मामले से अलग करने, यानी रिक्यूज करने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन अक्सर ऐसा होता है ना कि राजनेता या वादी ये तर्क देते हैं कि अगर उन्हें किसी न्यायाधीश पर पूर्वाग्रह का संदेह है, तो न्याय के हित में न्यायाधीश को हट जाना चाहिए। इसमें व्यावहारिक रूप से क्या गलत है? कानूनी तौर पर इसमें बहुत बड़ी खामी है। न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि कोई भी न्यायाधीश किसी वादी के पूर्वाग्रह के निराधार संदेह को संतुष्ट नहीं कर सकता। मतलब सिर्फ शक के आधार पर? हाँ, अगर सिर्फ शक के आधार पर रिक्यूजल होने लगे, तो हर वादी अपने मनपसंद न्यायाधीश की मांग करने लगेगा। इसे कानूनी भाषा में फोरम शॉपिंग कहते हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता इसी बात में है कि वो राजनीतिक दबाव या निराधार आरोपों के आगे न झुके। तो न्यायपालिका और प्रशासन की इस निरंतर रस्साकशी का सीधा असर कहीं न कहीं नीति निर्माण और अंततः अर्थव्यवस्था पर पड़ता है।
और आर्थिक मोर्चे पर मार्च 2026 के आंकड़े काफी सोचने पर मजबूर करते हैं। 8 प्रमुख बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में जो गिरावट आई है। हाँ, कोर सेक्टर में 0.4% का संकुचन हुआ है। पिछले 19 महीनों में ये पहली गिरावट है। इस संकुचन के पीछे का जो तंत्र है ना, उसे समझना बहुत जरूरी है। ये गिरावट हर सेक्टर में नहीं हुई है, बल्कि इसका मुख्य कारण फर्टिलाइजर यानी उर्वरक उत्पादन में आई 24.6% की भारी गिरावट है। 24.6%, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। लेकिन भारत तो एक कृषि प्रधान देश है, फिर अचानक उर्वरक उत्पादन इतना क्यों गिर गया? क्या हमारे कारखानों के बुनियादी ढांचे में कोई समस्या आ गई? समस्या कारखानों में नहीं है, बल्कि उन कारखानों तक पहुंचने वाले कच्चे माल में है। अच्छा। हाँ। उर्वरक बनाने के लिए हमें रॉक फॉस्फेट, अमोनिया और पोटाश जैसे रसायनों की जरूरत होती है, जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा पश्चिमी एशिया से आता है। अब समझिए कि वैश्विक भू राजनीति कैसे काम करती है। पश्चिमी एशिया में जो तनाव चल रहा है, विशेषकर लाल सागर और ओमान की खाड़ी के आसपास की जो अस्थिरता है, ओहो, उसने सप्लाई चेन को बाधित कर दिया है। बिल्कुल। कच्चे माल के जहाज या तो देरी से आ रहे हैं, या उनका बीमा और भाड़ा इतना बढ़ गया है कि आयात करना आर्थिक रूप से कठिन हो गया है। यानी हुर्मुज जलडुमरू मध्य में चलने वाली गोली का सीधा असर भारत के खेतों और कोर सेक्टर के आंकड़ों पर पड़ता है। ये कनेक्शन वाकई हैरान करने वाला है। खैर, वैश्विक झटके अपनी जगह है, लेकिन घरेलू स्तर पर सरकार पूंजी जुटाने के नए प्रयोग भी कर रही है। सेबी ने वैकल्पिक निवेश कोष यानी AIF के नियमों में बड़ा संशोधन किया है। हाँ, सोशल स्टॉक एक्सचेंज में भागीदारी बढ़ाने के लिए। राइट। व्यक्तिगत निवेशकों की न्यूनतम निवेश सीमा 2 लाख रुपए से घटाकर मात्र 1,000 रुपए कर दी गई है। लेकिन यहाँ मेरा एक गंभीर सवाल है, क्या शिक्षा या स्वास्थ्य जैसे विशाल क्षेत्रों में जहाँ हजारों करोड़ की जरूरत होती है, वहाँ 1,000 रुपए के खुदरा निवेश पर निर्भर रहना एक प्रकार से प्रतीकात्मक कदम नहीं लगता? ये संदेह तार्किक है कि 1,000 रुपए से कोई स्कूल या अस्पताल नहीं बन सकता, लेकिन इसके पीछे का अर्थशास्त्र ना माइक्रो फाइनेंस और क्राउड सोर्सिंग के सिद्धांत पर काम करता है। कैसे मतलब? जब सीमा 2 लाख थी तो केवल उच्च आय वर्ग ही इसमें भाग ले पा रहा था। 1,000 रुपए की सीमा इसे पूरी तरह से डेमोक्रेटाइज करती है। भारत में मध्यम वर्ग का आकार बहुत बड़ा है। अगर 10 लाख लोग 1,000 रुपए डालते हैं तो वो 100 करोड़ रुपए का फंड बन जाता है, जो किसी भी NGO के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। यानी बूंद बूंद से सागर भरने वाली रणनीति। और दूसरी ओर आत्मनिर्भर भारत के तहत मैक्रो स्तर पर भी बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। JSW स्टील और दक्षिण कोरिया की पोस्को ने 50-50 का एक जॉइंट वेंचर बनाया है, जो ओडिशा में 6 मिलियन टन प्रतिवर्ष की क्षमता वाला एकीकृत इस्पात संयंत्र लगाएगा। जी बिल्कुल। और इस्पात किसी भी आधुनिक देश के बुनियादी ढांचे की रीढ़ होता है। सिर्फ इस्पात ही नहीं, हमारी अर्थव्यवस्था का लचीलापन फार्मा सेक्टर में भी नजर आता है। लाल सागर संकट और वैश्विक शिपिंग की तमाम बाधाओं के बावजूद हाँ, वित्तीय वर्ष 2026 में भारत का फार्मास्यूटिकल निर्यात रिकॉर्ड $31.11 बिलियन तक पहुंच गया है। हालांकि मार्च में अमेरिका को होने वाले शिपमेंट में 23% की गिरावट आई थी, लेकिन हमारे निर्यातकों ने आपूर्ति श्रृंखला को फिर से व्यवस्थित किया और नए बाजारों की खोज करके नुकसान की भरपाई कर ली। अर्थव्यवस्था को लचीला बनाने की इसी कड़ी में ऊर्जा सुरक्षा का मुद्दा भी बहुत अहम है। सरकार जल्द ही एथेनॉल 85 यानी E85 के ड्राफ्ट नियमों को अधिसूचित करने वाली है, जिसमें 85% एथेनॉल और 15% पेट्रोल होगा, जिससे कच्चे तेल के आयात पर हमारी निर्भरता सीधे तौर पर कम होगी। लेकिन देखिए, जब हम इस्पात संयंत्र लगाते हैं, फार्मा उत्पादन बढ़ाते हैं या परिवहन के नए ईंधन लाते हैं, तो उसका पर्यावरण पर जो दबाव पड़ता है उसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। सही बात है। एनवायरमेंटल रिसर्च क्लाइमेट जर्नल में एक मॉडलिंग अध्ययन छपा है, जिससे पता चलता है कि 2100 तक भारत के जंगल अपना कार्बन भंडारण लगभग 2 गुना कर सकते हैं। हाँ, मैंने पढ़ा। सतह पर देखने में तो ये प्रकृति का एक स्वसुधार तंत्र लग रहा है। मतलब वातावरण में कार्बन बढ़ रहा है तो पेड़ उसे सोखने के लिए अपनी क्षमता बढ़ा रहे हैं। सिद्धांत रूप में ये बात सही है। अध्ययन भी कहता है कि बढ़ती वर्षा और उच्च कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पेड़ों में प्रकाश संश्लेषण तेज हो जाएगा। लेकिन ये एक ओवर सिंप्लीफिकेशन है। प्रकृति के सिस्टम इतने सीधे काम नहीं करते ना। एकदम सही।
इंसानी दखलंदाजी अक्सर ऐसे परिणाम लाती है जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसी बात को IISR कोलकाता के शोधकर्ताओं ने सुंदरबन में अपनी हालिया खोज से साबित किया है। इसे मैं एक रूपक से समझाती हूँ। मान लीजिए आपने घर की हवा साफ करने के लिए एक बहुत महंगा एयर प्यूरिफायर खरीदा है, लेकिन कुछ समय बाद आपको पता चलता है कि उस प्यूरिफायर का फिल्टर ही पिघलकर एक नया अदृश्य जहर कमरे में छोड़ रहा है। यानी जो रक्षा करने वाला था वही प्रदूषण का स्रोत बन गया। ये रूपक यहाँ एकदम सटीक बैठता है। उस एयर प्यूरिफायर को आप सुंदरबन के मैंग्रोव वन समझ लीजिए। मैंग्रोव जंगल दुनिया के सबसे बेहतरीन ब्लू कार्बन इकोसिस्टम माने जाते हैं, जो भारी मात्रा में कार्बन सोखते हैं। राइट। लेकिन शोधकर्ताओं ने पाया है कि मानव निर्मित प्रदूषण के कारण वहां भारी मात्रा में माइक्रोप्लास्टिक्स जमा हो गए हैं, और ये माइक्रोप्लास्टिक्स अब नोवेल कार्बन रिजर्वॉयर्स के रूप में काम कर रहे हैं। और ये सिर्फ कचरा नहीं है ना, ये तो उस पारिस्थितिकी तंत्र की रासायनिक कार्यप्रणाली को ही बदल रहा है। बिल्कुल। वे प्लास्टिक कण पानी में घुलकर डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक कार्बन का रिसाव कर रहे हैं। ओहो, तो मतलब कार्बन को सुरक्षित रूप से स्टोर करने की जो मैंग्रोव की प्राकृतिक क्षमता थी, उसमें ये कण सीधा हस्तक्षेप कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि जंगल हमारा कार्बन सोख रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर प्लास्टिक प्रदूषण उस पूरे कार्बन सिंक की केमिस्ट्री को ही खराब कर रहा है। और पर्यावरण की इन अदृश्य सीमाओं से निकलकर अगर हम भू राजनीति की उन सीमाओं की बात करें जो बहुत स्पष्ट और तनावपूर्ण हैं, तो बात फिर ओमान की खाड़ी तक पहुंचती है। हाँ, वहाँ एक ईरान के झंडे वाले कंटेनर जहाज पर अमेरिकी हमले की खबर आई है, जिसकी ईरान ने कड़ी निंदा की है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य और ओमान की खाड़ी का ये जो क्षेत्र है ना, ये वैश्विक अर्थव्यवस्था और कूटनीति का सबसे नाजुक चोक पॉइंट है, जिसका असर हमने अभी उर्वरक उत्पादन में भी देखा। बिल्कुल। लेकिन इसका कूटनीतिक असर भी कम नहीं है। इस सैन्य घटना ने इस्लामाबाद में होने वाली निर्धारित शांति वार्ता को पूरी तरह से अनिश्चितता में डाल दिया है। कूटनीति इसी तरह काम करती है। एक समुद्री क्षेत्र में हुआ हमला सैकड़ों किलोमीटर दूर बातचीत की मेज को उलट सकता है। और भारत के पड़ोस में भी बहुत हलचल है। श्रीलंका की तमिल पार्टियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन से मुलाकात की है। उनकी प्रमुख मांग वही 13वें संशोधन को पूरी तरह से लागू करने और सत्ता के हस्तांतरण की है। राइट? हाँ, ये दशकों से चला आ रहा वो मुद्दा है जो भारत श्रीलंका संबंधों के केंद्र में रहा है। भारत पर निरंतर दबाव बनाने की मांग की जा रही है। अब तक हमने जिन अंतर्राष्ट्रीय तनावों और घरेलू नीतियों की बात की है ना, आज के संपादकीय उन्हीं के गहरे प्रभावों की एक सूक्ष्म तस्वीर पेश करते हैं। जैसे ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ा संपादकीय द स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी इन इंडियाज LPG सप्लाई मॉडल। ये लेख हमारी एक ऐसी नब्ज पर हाथ रखता है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। इसके आंकड़े सच में डराने वाले हैं। भारत में LPG की मांग हमारे स्वदेशी उत्पादन का 250% है। मतलब हमें अपनी 60% जरूरतें आयात करनी पड़ती हैं। और यहाँ फिर से वही भू राजनीतिक खतरा सामने आता है। इस आयात का 90% हिस्सा उसी हॉर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरता है, जहां अभी हमने तनाव की बात की। हाँ, और अगर हमारी भूमिगत गुफाओं वाली जो भंडारण क्षमता है वो केवल 1.5 दिन की है तो क्या ये कहना गलत होगा कि एक राष्ट्र के रूप में हम ऊर्जा के मामले में पेचेक टू पेचेक जी रहे हैं? ये पेचेक टू पेचेक की उपमा बिल्कुल सटीक है। अगर हॉर्मुज जलडमरू मध्य में किसी संघर्ष के कारण 2 दिन के लिए भी नाकाबंदी हो जाए तो हमारे रणनीतिक भंडार खाली हो जाएंगे और देश भर की रसोइयों पर बड़ा संकट आ जाएगा। इसीलिए संपादकीय के लेखक एक कड़े नीतिगत बदलाव की वकालत कर रहे हैं। उनका सुझाव है कि घरेलू गैस को केवल रसोई के लिए आरक्षित किया जाए और सरकार को एक गिव इट अप 2.0 अभियान शुरू करना चाहिए। पहला अभियान तो गैस सब्सिडी छोड़ने के लिए था। इस दूसरे अभियान का लक्ष्य क्या होना चाहिए? इसका मुख्य लक्ष्य मध्यम और उच्च वर्ग को इलेक्ट्रिक कुकिंग की ओर मोड़ना होना चाहिए। जब तक हम खाना पकाने के लिए घरेलू ऊर्जा जैसे सौर या पवन ऊर्जा का उपयोग नहीं बढ़ाएंगे, हमारी रसोई हमेशा पश्चिम एशिया की भू राजनीति की बंधक बनी रहेगी। ये एक बहुत ही दूरदर्शी समाधान है। व्यवस्था की एक और बड़ी खामी को उजागर करता है दूसरा संपादकीय द प्राइस ऑफ नेग्लिजेंस। हाल ही में विरुधनगर की एक पटाखा इकाई में हुए भीषण विस्फोट में 25 लोगों की जान चली गई। और नियम ये था कि उस छोटी सी इकाई में केवल 12 लोगों को काम करने की अनुमति थी। हाँ, लेकिन हादसे के वक्त वहां 40 लोग मौजूद थे। इसे सिर्फ एक हादसा कहना स्थिति को हल्का करना होगा।
लेख स्पष्ट रूप से इसे खतरनाक उद्योगों में निरीक्षण की क्रमकांडीय या रिचुअलिस्टिक प्रकृति बताता है। इंस्पेक्टर आते हैं, कागजी खाना पूर्ति करते हैं और चले जाते हैं। क्योंकि जुर्माना इतना कम होता है कि फैक्ट्री मालिक उसे चुकाना बेहतर समझते हैं बजाय सुरक्षा मानकों को सुधारने के। खतरनाक उद्योगों में काम करने वाले ज्यादातर लोग आर्थिक रूप से बेहद कमजोर वर्ग से आते हैं। ये एक व्यवस्थित लापरवाही का क्लासिक उदाहरण है। और व्यवस्थित लापरवाही का एक और रूप जो शायद नजर नहीं आता लेकिन उतना ही खतरनाक है, वो हमारी शिक्षा प्रणाली में मौजूद है। पजल ऑफ मिसिंग अर्जेंसी अराउंड लर्निंग संपादकीय इस बात पर रोशनी डालता है कि नई शिक्षा नीति के बावजूद मूलभूत साक्षरता संकट को हल करने में जमीनी स्तर पर कोई तत्परता नहीं है। ऐसा क्यों है? इसके पीछे का कारण बहुत ही व्यवहारिक है। भौतिक बुनियादी ढांचा जैसे स्कूल की इमारत या स्मार्ट क्लासरूम आसानी से दिखाई देता है, राजनेता उसका उद्घाटन कर सकते हैं, लेकिन एक 8 साल का बच्चा अगर पढ़ नहीं पा रहा है तो वो सीखने का संकट अदृश्य होता है। क्योंकि शिक्षा की गुणवत्ता भौतिक ढांचे की तरह दिखाई नहीं देती, इसलिए इसे व्यवस्थित रूप से नजरअंदाज कर दिया जाता है। और व्यवस्था की इन्हीं राजनीतिक रणनीतियों को हम बिहार के वर्तमान परिदृश्य में भी देख सकते हैं। अ प्लान ऑफ चेंज संपादकीय इसी का विश्लेषण करता है। सम्राट चौधरी का बिहार का पहला भाजपा मुख्यमंत्री बनना केवल एक नेतृत्व परिवर्तन नहीं है। नहीं, ये तो ओबीसी ईबीसी मतदाता आधार को सीधे तौर पर लामबंद करने की एक दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है। बिल्कुल। और अब इस पूरी चर्चा के केंद्र बिंदु पर आते हैं। हमने जिन नीतियों, अर्थशास्त्र और प्रशासनिक ढांचे की बात की, उन्हें चलाने वाले अधिकारियों का चयन कैसे होता है? साइंस सेक्शन का लेख लॉन्ग यूपीएससी प्रेप साइकिल्स इसी चयन प्रक्रिया के मानवीय पहलू को उजागर करता है। लेख के अनुसार लंबे तैयारी और बेहद कम सीटों के कारण लगभग 70% उम्मीदवार मध्यम से गंभीर तनाव का सामना करते हैं। जैसा कि हमने शुरुआत में आइडेंटिटी फ्यूजन की बात की थी, एक छात्र अपनी पूरी पहचान को इस परीक्षा के साथ जोड़ लेता है। लेकिन क्या ये सिर्फ परीक्षा के कठिन होने का परिणाम है, या समाज ने सिविल सेवाओं के इर्द गिर्द एक ऐसा अवास्तविक आभा मंडल बना दिया है? ये आभा मंडल अवास्तविक होने के साथ साथ औपनिवेशिक है। लेख स्पष्ट करता है कि नौकरशाही की ये जो अत्यधिक आकांक्षी प्रतिष्ठा है, वो ब्रिटिश काल की देन है। अंग्रेजों ने एक ऐसा प्रशासनिक ढांचा तैयार किया था जो आम जनता से ऊपर हो, जिसके पास असीमित अधिकार हो। राइट। और आजादी के दशकों बाद भी समाज आज भी उसी चश्मे से एक सिविल सेवक को देखता है। यही कारण है कि लाखों युवा अपनी पूरी जवानी उस सत्ता को पाने की मृग तृष्णा में झोंक देते हैं। ये सिर्फ परीक्षा का तनाव नहीं है, ये एक औपनिवेशिक हैंगओवर है। आज की इस गहन चर्चा में हमने मतदाता सूची से गायब होते नामों से लेकर हॉर्मूज के तनाव और माइक्रोप्लास्टिक्स के खतरों से लेकर शिक्षा की अदृश्य कमियों तक की यात्रा की। इन सभी कड़ियों को जोड़कर देखने पर स्पष्ट होता है कि नीतियां, भू राजनीति और व्यवस्था आपस में कितनी गहराई से जुड़ी हुई हैं। और इसी जुड़ाव से ना एक बहुत ही गहरा और विरोधाभासी सवाल जन्म लेता है। एक तरफ हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, हम विशाल स्टील प्लांट लगा रहे हैं, नए भविष्य के ईंधन की ओर बढ़ रहे हैं और फार्मा सेक्टर में कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ इस पूरे तंत्र को चलाने वाली जिस सिविल सेवा का आज हमने विश्लेषण किया, उसका ढांचा और आकर्षण आज भी उसी 19वीं सदी की औपनिवेशिक मानसिकता पर टिका है। तो सवाल ही उठता है कि क्या भविष्य के इस आधुनिक और आत्मनिर्भर भारत को उस नौकरशाही के सहारे चलाया जा सकता है जिसकी बुनियादी प्रकृति आज भी औपनिवेशिक सत्ता पर आधारित है? क्या हमें सिर्फ नीतियों को नहीं बल्कि उस पूरी प्रशासनिक मशीनरी के डीएनए और उसके प्रति अपने सामाजिक नजरिए को पूरी तरह से बदलने की जरूरत नहीं है? ये सचमुच एक ऐसा विचार है जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। क्या औपनिवेशिक सांचे से 21वीं सदी का आत्मनिर्भर भविष्य गढ़ा जा सकता है? इस सवाल को यहीं छोड़ते हैं ताकि श्रोता इस पर खुद विचार कर सकें।